चाहे तो थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। नमस्कार दोस्तों, कुणाल शराबी। ईश्वर की ओके। कृपा परिवार। हेलो फ्रेंड्स, ईश्वर की कृपा परिवार फेलोशिप स्पॉन्सर और आप सभी की मदद से आज के दिन दोस्तों शराब के पहले जहरीले घूट से दूर हूँ, अच्छा जीवन जी रहा हूँ और खुश हूँ। देवभूमि ऑनलाइन ग्रुप और उत्तराखंड फेलोशिप का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे मेरी बीमारी को फिर से याद करने और सेवा का ये मौका दिया है। टॉपिक जो मैंने निवेदन किया था उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और अभी मेंबर बात कर रहे थे डर की। यार डर तो मतलब जैसे एक अल्कोहलिक का चोली दामन का साथ है यार, वैसा ही। और उससे पहले चेयरमैन साहब ने बोला था कि कीमती समय निकाल कर शेयरिंग के लिए आए, उसके लिए धन्यवाद। भाई मेरा घर है यार, ये जिंदा रहने की जगह है, यहाँ से मुझे जीवन मिला है, तो यहाँ के लिए तो समय ही समय है यार। यहाँ पे कोई समय निकालने की अगर मुझे जरूरत पड़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने रिलैप्स की तैयारी कर रहा हूँ। सो ये घर है मेरा और यहाँ पे मैं जितना आ सकूं, जितना प्रेजेंट रह पाऊं, उतना मेरा प्रयास हमेशा से रहता है। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी शेयरिंग की शुरुआत करूं, निवेदन करना चाहूंगा कि ये पूरी तरह से मेरे अपने विचार हैं दोस्तों। मुझे ऐसा कोई ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है दोस्तों, मात्र 5 साल 11 महीने और 26 दिन से शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूं। और अगर मेरे शेयरिंग में ऐसी कुछ बातें आए जो किसी को आहत करे, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। जो भी विचार हैं मेरे पूर्ण अपने विचार हैं, जो सीमित जानकारी मेरे पास है, जो सीमित मेरे पास नॉलेज है, उसके हिसाब से ही अपनी शेयरिंग कर रहा हूँ। और टॉपिक है दोस्तों रीग्रेस ऑनेस्टी। और इससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी देना चाहूंगा यार। 23 साल का शराबी जीवन रहा मेरा। 1997 में पहली बार खुद जाकर शराब की बोतल लेके आना और पीना शुरू करना। कोई बर्थडे नहीं, कोई दोस्त ने नहीं बोला, किसी ने जबरदस्ती नहीं पिलाई, लेकिन अंदर से पीने की इच्छा थी और सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद पीछे पलट कर नहीं देखा यार। 2010 में एक इशारा दिया गया था मुझे कि अब मुझे रुक जाना चाहिए। हार्ट अटैक आया था मुझे और उसके बाद स्टंट डला मुझे 2010 में। और उसके बाद भी कुछ समय के बाद वापस से शराब और मेरे बाकी चीजें चालू हो चुकी थी। मेरा मदर एडिक्शन अल्कोहल रहा है और बाकी भी मेरे नशे रहे हैं, लेकिन मेन एडिक्शन मेरा अल्कोहल ही रहा है। और ये सारी चीजें जब हुई दोस्तों और उसके बाद ये इशारे मिलना चालू हुए, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को समझ नहीं पाता था यार। सोचना नहीं चाहता था, बोलना नहीं चाहता था अपने बारे में कि यार मैं अपने बारे में सोचूंगा, अपनी गलतियों के बारे में सोचूंगा तो मुझे गिल्ट आएगा, और इसकी वजह से मैं सोचता नहीं था चीजों को लेकर। खैर ये सिलसिला आगे रहा और शराब ने कई नायाब से तोहफे मुझे दिए दोस्तों। तो 2 सुसाइड अटेम्प्ट मेरा 2013 से 2020 तक का क्रॉनिक अल्कोहलिज्म रहा, जिसमें मैं घर से निकलता ही था शराब पीने के लिए। और इस दौरान मेरी बीवी और वो मेरी डॉटर को लेकर जा चुके थे। और फाइनली 2020 में जब मुझे आप लोगों की मदद से शराब से मुक्ति मिली, और उसके बाद 2023 में मेरा डिवोर्स भी हो चुका था, तो वो एक शराब के ही सारे तोहफे मेरे साथ जीवन में चल रहे थे। लेकिन शुरुआत से ही अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, जहाँ पे शराब या किसी तरह का नशा मेरे जीवन में नहीं था, लेकिन वहाँ पे एक चीज तब भी मेरे जीवन में थी यार, और वो थी कि झूठ। हर चीज में, हर बात में, छोटी छोटी जगह पे जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी मुझे उसका इस्तेमाल करने में कई बार मजा भी आता था, और कई बार मैं अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो काम किया करता था। तो ये सिलसिला शुरुआत से ही चलता रहा। और शुरुआत में तो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके बाद एक एवरेज स्टूडेंट बन गया था। और उस दौरान कई मेरी हरकतें ऐसी रही जिसमें झूठ ने मुझे कई बार बचाया है। और हालांकि घर वालों को ये एहसास हो चुका था कि यार ये एक नंबर का झूठा इंसान है। मैं चीजें उनके आंखों के सामने गायब कर देता था जब मेरे पास में नशा नहीं था, जब मैं शराब या दूसरे नशे नहीं करता था। तब से मेरे घर में मेरे को चोरी करने की आदतें थी यार, अपने छोटे मोटे शौक पूरे करने के लिए, जिसके लिए घर वाले मना कर दिए करते थे, मैं उसके लिए पैसे चुरा लिया करता। ऑनेस्टी का जो मतलब मेरे साथ रहा है, ईमानदारी का जो मतलब शुरुआत से जो मैंने समझा है, वो ये था कि यार मुझे अगर कुछ सामान लेने जाना है और मैंने किसी को 100 रुपए दिए हैं, 50 रुपए का सामान है, और व्यक्ति 50 की बजाय
मुझे 70 रुपए वापस कर देता है तो मुझे उसको 20 रुपए लौटाना है, और यही ईमानदारी है। न इससे आगे कुछ, न इससे पीछे कुछ। इसके अलावा ईमानदारी का कोई मतलब मेरे लिए था नहीं, ना ही मैंने कभी सोचने समझने का प्रयास किया। 2002 में मेरा करियर की शुरुआत हुई। एक 17 साल का मेरा कॉर्पोरेट करियर रहा, जहाँ पे बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया, और ऑलमोस्ट जो मेरी लास्ट सैलरी थी वो करीब ₹1,00,000 से ऊपर की सैलरी थी, और वो सारी फैसिलिटीज के साथ मैं काम कर रहा था। लेकिन वहां पे एक चीज जरूर मेरे लिए बोली जाती थी कि यार ये पॉलिसीज को पूरी तरह से मानता है, पॉलिसीज में गड़बड़ नहीं करता। लेकिन वो भी मेरा दिखावा था दोस्तों। मैं केवल ऊपरी तौर पर दिखाने के लिए, अपने बॉसेस को प्लीज करने के लिए वो दिखावा करता था कि यार कंपनी ने जो पॉलिसीज बनाई है ना, मैं उनका स्ट्रिक्ट फॉलो करता हूँ। लेकिन उसमें लूप होल ढूंढकर मैं खुद ही अपने दूसरे लोगों को बताता था कि यार ये लूप होल है, ताकि उस लूप होल का फायदा मैं उठा पाऊँ। तो जो भी काम मैंने शुरुआत से लेके आखिरी तक किया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेहतर साबित करने, अपने आप को बचाने के लिए और अपनी छवि को बनाए रखने के लिए काम किया था। इसमें ऑनेस्टी का मेरे को कहीं से कहीं तक ना तो कोई लेना देना नजर आता था, ना ही कभी कुछ ऐसा लगा कि यार मैं डिसऑनेस्ट टाइप का आदमी, क्योंकि पैसे के मामले में ऑनेस्ट रहा मैं हमेशा। हालांकि जब शराब का क्रॉनिक अल्कोहलिज्म चालू हुआ तो वो डिसऑनेस्टी बढ़ती गई, और उसके बाद तो कुछ नाम बचा ही नहीं था चीजों को लेके। सो ये शुरुआत चलती रही, हालत बद से बदतर होती जा रही थी, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। नो डाउट फैमिली आज भी काफी स्ट्रांग है मेरी, लेकिन मैं बिल्कुल डाउन हो चुका था। जो सबसे निचला स्तर जीवन का जो बोला जाता है ना, रॉक बॉटम, वो मैं बहुत बुरी तरह से कई बार देख चुका था चीजों को। लेकिन उसके बाद भी रुकने समझने को तैयार नहीं था। मेरी डिसऑनेस्टी का आलम ये था दोस्तों, मेरी ईमानदारी का आलम ये था कि जब 2010 में मुझे हार्ट अटैक आया, और जब मेरा डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन ले रहा था मेरी, तो भी मैं बचाना नहीं चाहता था अपने आप को। वो मुझे बार बार बोल रहा है, बोले कुणाल तेरा ये स्मेल आ रही है तेरे मुंह से अल्कोहल का, तूने कितनी शराब पी है, तू बता दे, मैं मेडिकेशन उस हिसाब से दूंगा। तेरे हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, मर जाएगा, बता दे मुझे। और मैं वहीं की वहीं अटका रहा कि नहीं सर, वो तो 2-3 पैग पीता हूँ मैं, और वो भी ओकेजनली पीता हूँ। और रात को एक पार्टी में गया था तो वो लेट हो गया था वहां से, इसलिए आखिरी में आते आते पैक पी लिया था, इसलिए मुझसे स्मेल आ रही। तब भी मैं बताने को तैयार नहीं था। यहाँ मतलब इतना मैंने अपने आप को नीचे गिरा लिया था उस समय भी कि यार नहीं यार, मैं अपनी छवि बिगाड़ने नहीं दूंगा। किसी को ये ना पता चले कि कुणाल ने इतनी शराब पी रखी थी और उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ, या वो इतनी सिगरेट पीता था उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ। तो ये अपनी झूठी इमेज बनाए रखने के लिए मैंने किसी भी कोई भी कीमत चुकाने के लिए कभी सोचा नहीं यार कि मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी वाइफ ने कई बार मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, वो मैसेंजर में मेरी चैट चल रही है, आई लव यू और ये सब बातें चल रही है, उसने कई बार देखा और कई बार पूछा, बोले यार ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये सब क्यों करते हैं। और मैं वहां झूठ बोल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार, वो तो लड़की पागल है, उसको तो क्या साइकेट्रिक इश्यूज है, वो तो पगलाती रहती है। तो ये शुरुआत से ही चीजें मेरे साथ बिगड़ी हुई थी, जब मैं एक सोशल ड्रिंक करता, या जब मैं शराब या कोई तरह का नशा नहीं करता था, और जब शराब पी रहा था, जब एक अच्छा हैवी ड्रिंकर बन चुका था, रेगुलर ड्रिंकर बन चुका था, तब भी ये सारी चीजें और चरम पर बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे यार। और चीजें बिगड़ना चालू हुई, और वहां भी खुद से ईमानदारी वाली जो बात कही जाती है, या ईमानदार बिहेवियर वाली जो बात की जाती है ना, मैं लगातार गिरता जा रहा था। मेरे दांतों में से खून निकलता था। मैं मसाला खाता था बहुत ज्यादा, जो पान मसाला आता है वो बहुत ज्यादा खाता था, और उसके दांतों में से खून निकलता था। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं घर वालों के साथ बैठ के कुछ फ्रूट वूट खा रहा था, और उस पर मैंने बाइट करके रखा उसको, और उस पर ब्लड स्पॉट्स थे, और पिताजी ने एकदम पूछा, बोले ये क्या है। और वहां मैंने कहा झूठ बोलना पड़ेगा, मैंने कहा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा पायरिया का प्रॉब्लम हो गया मेरे को। हकीकत में बोलना नहीं चाहता था कि मेरे मुंह में छाले हो रहे थे। कई बार मेरे को घर वालों ने बोला कि यार सुबह सुबह स्मेल क्यों आ रही है, तूने कुछ गड़बड़ की है क्या। तो एक वो मेडिकेटेड वाला माउथ वॉश आता है, वो मेरे रूम में हमेशा पड़ा रहता था। मैं अक्सर वो बोल देता था कि यार वो उसकी स्मेल है। कुल मिला के झूठ के हिसाब से ना तो मैं परिवार के लिए वो ऑनेस्टी बरत पा रहा था, ना खुद के साथ बरत पा रहा था, ना चीजें बरत पा रहा था। हुआ ये कि यहाँ पे मुझे कभी जरूरत भी महसूस नहीं हुई कि ये सब डिसऑनेस्टी है मेरी, है ना।
मुझे हर बार यही लगा कि यार ये तो खुद को बचाने के तरीके हैं, अपनी छवि को बचाए रखने के लिए, क्योंकि मैं जिस तरह का पर्सनालिटी हूँ ना, मैं हैपनिंग बंदा हूँ, हैपनिंग कल्चर वाला पर्सनालिटी मेरा है, पार्टी एनिमल हूँ, लोग मुझे जानते हैं, अच्छा खासा हाइट हेल्थ पर्सनालिटी है, लोग देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, तो मुझे ये सारी चीजों को छुपा के रखना, बस इसके लिए मैं ये सारी चीजें करता था। चीजें बिगड़ी, घर वालों को किसी मेरे ही एक मित्र ने नशा मुक्ति केंद्र के बारे में बताया, मुझे वहां डाल दिया गया। 2020 जुलाई, आने वाली 17 जुलाई को आप लोगों की मदद से अपने संयमित जीवन के 6 वर्ष पूर्ण करूंगा। सुबह सुबह 6 बजे मुझे 4 लोग कुछ ले गए, और लॉकडाउन के बाद का समय था वो, और कुछ टाइम क्वारंटाइन करने के बाद मुझे जब सेशंस वगैरह में डाला गया, तो वहां पहली बार मैंने ये शब्द सुने, सेल्फ ऑनेस्टी। सुने तो पहले भी थे, लेकिन उसके बारे में पूरा पूरा पौना घंटा आदमी बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया ये ऐसा क्यों बोल रहा है। रुपये का लेन देन में तो ऑनेस्टी रखनी है, इससे ज्यादा और क्या करना। वहां सुनने में आया रीग्रेस ऑनेस्टी। अब मैंने कहा भाई ऑनेस्टी ऑनेस्टी होती, सेल्फ क्या रीग्रेस क्या, कठोर संपूर्ण, ये किस टाइप की ईमानदारी है यार। ईमानदारी मतलब ईमानदारी उसके कोई पैमाने थोड़ी है। एक जो भाई अभी शेयर कर रहे थे, और बिल्कुल सही कर रहे थे कि मेरे पास कोई मेजरमेंट नहीं है कि कुणाल की ऑनेस्टी लेवल इतना है या सेल्फ ऑनेस्टी लेवल इतना है। ये तो मुझे मेरे अंदर से एहसास है, मेरी हायर पावर जानती है, मैं जानता हूँ कि मैंने कहाँ गलत किया और कहाँ मैं डिसऑनेस्ट हुआ। सो ये सारी चीजें जब मैंने सुनना चालू की, और शुरुआत में मैं कभी भी अपने आप को, क्योंकि वहां पे सेम अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग जैसा एक फॉर्मेट था शाम को, और वहां पे सभी को जबरदस्ती अपने आप को अल्कोहलिक या एडिक्ट बोलना पड़ता था यार, और मैं नहीं बोलता था अपने आप को। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता था कि यार मैं शराबी थोड़ी हूँ यार, मेरा शराबी तो वो होता है जो देसी दारू पीता है, और जो घर वालों के साथ मारपीट करता है, जो सड़क पर लोट लगाता है, जो गाली गलौज करता है, जिसके कपड़े गंदे होते हैं, जिसके कपड़े फटे होते हैं, और जो बेसिकली बहुत ही लोअर मिडिल क्लास का आदमी होता है। माफी चाहूंगा इस निकृष्ट सोच के लिए, बट ये वाकई मेरी सोच थी वहां से। और मेरे जैसा आदमी जो इतने बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम किया हुआ है, जो स्कॉच से नीचे बात नहीं करता था, 7 स्टार में बैठ के दारू पीता था, वो कैसे एक अल्कोहलिक हो सकता है। तो मैंने कभी अपने आप को अल्कोहलिक बोला नहीं एक लंबे समय तक, और मुझे अलग अलग तरीके से फोर्स किया गया, जो तरीके होते हैं ट्रीटमेंट्स के, और वो सारी चीजों के साथ साथ समझाया भी गया, लेकिन नहीं माना। लेकिन माना जरूर जब मेरे साथ वाला जो मेरा रूम पार्टनर था, उसने मुझे समझाया, बोले क्यों तेरे को करना है ये हरकतें, जब तक है तब तक मान ले, कौन तेरे को बोल रहा है कि बाहर जाके शराब छोड़ देना। बड़ा लुक्रेटिव आइडिया लगा मेरे को, मैंने कहा बात तो सही बोल रहा है, और मैंने बोलना चालू किया अपने आप को अल्कोहलिक। लेकिन वो जो बोलते हैं ना हमारे प्रोग्राम में कि कई बार चीजें जब हम फेक इट टिल यू मेक इट करते हैं, तो वो वाकई अंदर से सच्चाई निकलना चालू हो जाती है, और वो धीरे धीरे खुद को अल्कोहलिक बोलते बोलते वो रियलाइजेशन बढ़े। वहीं शेयरिंग करते करते एक दिन मुझे वो रियलाइज हुआ कि यार मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ भाई, मैं एक माँ की गाली मैंने अपने नाम से पहले लगाई, और साथ में खुद को बेवड़ा बोला। मैंने कहा ये मेरी औकात है। ये पहली बार ये शब्द थे जो मेरे मुंह से अपने लिए निकले, है ना, जहाँ पे मैंने अपनी किसी छवि की परवाह नहीं की थी, अपने आप को अच्छा बेहतर दिखाने का प्रयास नहीं किया था। लेकिन ये जो शब्द निकले थे, ये बेसिकली मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो मेरे लिए खुद के बारे में ईमानदार शब्द थे। यहाँ से थोड़ा बहुत वो सेल्फ ऑनेस्टी के बारे में समझ में आने लगा, लेकिन रीग्रेस ऑनेस्टी अभी भी समझ से परे थी मेरी। मुझे पता नहीं चलता था। मैंने कहा ठीक है यार, खुद से ईमानदारी हो गई। मुझे डर लगता था, मुझे रिलैप्स के सपने आते थे, और मेरे काउंसलर ने बोला था कि बोले कुणाल रोज सुबह उठ के प्रार्थना किया कर। प्रार्थना शब्द में ईश्वर था, और मुझे ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं था। उन्होंने बोला हटा दे यार, तो केवल प्रार्थना कर ले, वही तेरे लिए काफी है। तो ये सारी चीजें जब वो डर की वजह से मैं आगे बढ़ा, तब भी मुझे लगा कि हाँ ठीक है, उन्होंने मुझे प्रेयर करने को बोला, तो मैं ईमानदारी से प्रार्थना तो करता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, रोज ईमानदारी से प्रार्थना करता हूँ, तो यही शायद रिग्रेस ऑनेस्टी होगी। ये सोच लेने के बाद जब मैं आगे बढ़ता चला गया, और वहां पे जब, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि उन्होंने प्रेयर करने को मुझे बोला था, और मैंने ऑब्जेक्शन लिया था कि प्रेयर में ईश्वर शब्द है, गॉड शब्द है, क्योंकि जब मैंने अपने आप को पूरी तरह से अल्कोहलिक मान लिया था, बेवड़ा मान लिया था, और जब मैं मेरे काउंसलर के पास गया था कि आगे क्या करना है सर, अब आगे कौन सा रास्ता है, तो वो दीवार पे पोस्टर लगा हुआ था 12 कदमों का, और उन्होंने इशारा कर दिया दूसरे कदम की तरफ। और जैसे ही उसमें लाइन मैंने पढ़ी कि एक उच्च शक्ति मेरे मानसिक स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करेगी, मैंने कहा पागल नहीं हूँ सर यार,
मान लिया मैं शराबी हूँ, पावरलेस जो भी आप बोलते हो मान लिया, अनमैनेजेबिलिटी जो भी आप बोलते हो मान लिया, इससे आगे की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो यहीं तक खुश हूँ। और ये कितनी बड़ी बेवकूफी थी मेरी, आज मुझे समझ में आता है, सोचता हूँ इस बारे में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। ये सिलसिला मेरा 16 महीने तक चला दोस्तों, कि जहाँ पे मैंने मानने से ही मना कर दिया था, जहाँ मुझे नफरत थी अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग से, उनके मेंबर्स से बात करने के लिए। किस तरह से मैं बचाऊं मुझे नहीं पता। मुझे आज भी सोचता हूँ जब उस पीरियड के बारे में कि क्या क्या मैं कर जाता था यार, क्या क्या नहीं किया। सेल्फ ऑनेस्टी के नाम पर सिर्फ मैं प्रार्थना कर रहा था, ऑनेस्टी के नाम पर, और कुछ भी नहीं था मेरे अंदर। हर चीज दिखावा, मारपीट, वही पुराना वुमेनाइजिंग वाला बिहेवियर, वही ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह, ये सब चीजें मेरे अंदर चल रही थी यार। तो समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्यों चल रहा है अच्छा है। लेकिन एक जो बोला जाता है ना, मैंने अभी आपको, अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैंने अपनी शेयरिंग के साथ बोला शुरुआत में कि खुश हूं यार, अच्छा जीवन जीना। ये खुशी और अच्छा जीवन दोनों ही नहीं मिल पा रहे थे मुझे। जो हर बार मैं सुनता था, ऑडियो शेयरिंग सुनाई जाती थी, वहां पे कोई ना कोई स्पीकर ये बोलता था, हैप्पी फ्री जॉयस वाली बात बोलता था। वो हैप्पी फ्री जॉयस ही फील नहीं कर पा रहा था यार। मैंने कहा यार हो गया शराब, क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया शराब से दूर होके, मजा क्यों नहीं आ रहा लाइफ में यार। जब कुछ करने जाऊं अपनी तरफ से करने जा, अच्छा ऐसा नहीं था कि इस बीच में मैंने प्रयास नहीं किया, मैंने अपने आप को मीटिंग की तरफ मोड़ने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो 10 मिनट 15 मिनट उससे ज्यादा हो ही नहीं पाता था। मैं जाके बैठता था कमरों में और मुझे मजा ही नहीं आता था, मैं उठ के आ जाता था वहां पे। एक दो बार ऐसा हुआ जब मैं वहां जाके बैठा और किसी ने मेरी ही समस्या के बारे में बोल दिया, प्री हैप्पी जॉयस के बारे में, मुझे लगा कि यार मैंने तो किसी से डिस्कस नहीं किया, ये जवाब कैसे मिल गए आप। तो उसी दिन किसी ओल्ड टाइमर ने बोला कि बोले यार कमरों में बिना मांगे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो समझ में तो आया कमरों में जवाब मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते, क्या है, वो सब चीजें दिमाग में ही लगाया मैंने उसको। बट एक जो होता है ना कि मुझे किसी चीज के लिए चाहिए, वो चीज मुझे पाना है, उसके लिए मुझे मेहनत करना है, तो वो मेहनत मैं करना नहीं चाहता था बेसिकली। फ्री और हैप्पी और जॉयस लाइफ तो मुझे चाहिए थी। शराब से दूरी भी मुझे समझ में आ रही थी कि ठीक है यार ये जरूरी है, क्योंकि जितने नुकसान किए थे उनको समझ तो पा रहा था, लेकिन समझने के साथ साथ अपने जीवन में स्वीकार करने के बाद उनके लिए जो एक्शन की आवश्यकता होती है, वो एक्शन मिसिंग था मेरी लाइफ में। और वो एक्शन था संपूर्ण ईमानदारी, रीग्रेस ऑनेस्टी। वो रीग्रेस ऑनेस्टी की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी मेरे अंदर नजर आ रही थी चीजों को लेके। और ये समझ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, जितना आसानी से मैं आज आप लोगों के सामने इस चीज को बता रहा हूँ, उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट सेंटर में ही काम करता हूँ, आज भी करता था। और उस टाइम भी मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे यार एक यहीं पे जगह दे दो, नौकरी दे दो, मैं यहीं रह जाऊंगा, क्योंकि घर वालों से बहुत ज्यादा नफरत थी, मुझे उनके साथ रहना नहीं चाहता था। और बाहर जाके डर भी था कि वापस से जाके शराब तो नहीं पी लूंगा, इसलिए एक सिक्योर एनवायरमेंट चाहिए था मुझे। तो ये सारी चीजें हुई और वहां पे कई बार मुझे बोला गया कि कुणाल मीटिंग जाओ, स्पॉन्सर लो, लिटरेचर पढ़ो, लेकिन मुझे लगता था ये सब बेमानी बातें हैं। लिटरेचर मैं कभी कभी उठाता जब मुझे कोई और रास्ता बचता नहीं था और मुझे मीटिंग जाना ही पड़ता था, तो मैं पढ़ के जाता था कुछ, ताकि अगर शेयरिंग का बोल दे चेयरमैन तो मेरे पास बोलने के लिए मतलब भारी भरकम शेयरिंग हो कि कितना बढ़िया मैंने बोला, कितना अच्छा मैंने बोला। तो अभी भी मैं इस बारे में सोच रहा हूँ ना कि यार किस टाइप की सोच लेके मैं वो 17 महीने 16 महीने चल रहा था, तो डर लगने लगता अंदर से और एक आभार निकलता है हायर पावर के लिए। इतनी गलतियां करने के बावजूद मुझे बचाए रखा नशे से। अब मेरे जीवन में नशा नहीं आया उस टाइम दोबारा। खैर दोस्तों, वो समय गुजरा और वो 17वां महीना आया जब चीजों का मुझे एहसास हुआ। उससे पहले का वो एहसास था कि यार वो हायर पावर का अस्तित्व का एहसास मुझे हुआ सारी चीजों को लेके। और 17वां महीना इस कश्मकश में निकल गया कि यार मैं क्या करूं, मुझे मीटिंग जाना चाहिए, मुझे लिटरेचर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि इस दौरान हर चीज याद आ रही थी। 17वां महीना जो था वो जनवरी का महीना था, 2022 जनवरी का महीना था। और सुबह उठा, रात भर बेचैन था, कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से, घटनाएं क्या घटी थी मतलब एक पुराना पेशेंट आया था और उसने मुझसे सेरेनिटी प्रेयर का मतलब पूछा था, आत्म शांति प्रार्थना का मतलब पूछा था। और मैंने उसको बोला ये
गॉड को हटा दे, उसके बाद का मैं तेरे को बता देता हूँ। और मैं उसको पूरा बढ़िया मतलब समझाया, लेकिन अंदर से बेचैनी चालू हुई जैसे ही मैंने उसको मतलब समझाया। अब ट्रीटमेंट सेंटर में काम कर रहा था यार, भले ही काउंसलर नहीं था उस टाइम, लेकिन मतलब तो पता था, तो बता दिया उसको। और बताने के बाद पता नहीं किस टाइप की बेचैनी रही कि वो रात भर मेरे को नींद नहीं आई उसको लेके। सुबह उठा तो पहली चीज याद आई मेरे को कि यार प्रार्थना करना, वो तो मैं करा। प्रार्थना के बाद दोबारा चीज याद आई कि यार भाई सुबह उठ के डीआर पढ़ना। डीआर पढ़ी तो डीआर में पहला जो 1 जनवरी का था, उससे पहले तो कभी उठा के देखा नहीं था। मोबाइल में ग्रुप में आया था वो, मैं एक चमत्कार हूँ। वहां से चीजों का बदलाव चालू हुआ और वहां से वो कश्मकश और सारी चीजें चालू हुई। बट ग्रेस ऑफ गॉड, आप लोगों की मदद से वो चीजें टूटी। मेरा वो ड्राइडन पीरियड जो था वो खत्म हुआ और मेरा रेगुलर मीटिंग जाना चालू हुआ दोस्तों। यहाँ भी है ना, मैं ईमानदार नहीं था चीजों को लेकर। मैं सिर्फ नशा नहीं कर रहा था, है ना, अपनी सोच को लेके मैं ईमानदार नहीं था। नजरों का झुक जाना मेरा सिर्फ दिखावा था, है ना। लोग जब मुझे नहीं देखते थे तो मैं भरपूर वो नजारे को एंजॉय करना चाहता था। ये मेरी सोच होती थी। मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैं काम कर रहा था। वो किसी भी चीज को लेके समझ नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि यार शराब से दूर हो गया। अब क्या हुआ था बेसिकली, अभी जो एक भाई हमारे जो शेयर कर रहे थे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं यार। सर्विस ने बहुत बदला है मुझे, और ये आप एक ट्रस्टेड सर्वेंट के रूप में आप काम करने जा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं यार। ये जो जीवन में प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज जो आता है ना, जो हमारा ट्रायंगल है, यूनिटी, रिकवरी एंड सर्विस, उसमें सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वहीं से मुझे ये लगता था कि यार ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी अलग बिल्कुल वो घटिया सोच के नतीजे हैं। और मुझे ये लगता था यार कि है ना, ये अब नया मैदान मिल गया मुझे अपने वर्चस्व के झंडे गाड़ने की, कि कुणाल क्या चीज है। क्योंकि इससे पहले 17 साल का जो मेरा कॉर्पोरेट करियर था, वहां पे अच्छे खासे झंडे गाड़े हैं मैंने, अवार्ड्स मिले हैं, बड़ी बड़ी टीम्स हैंडल की हैं, ऑल इंडिया एप्रिसिएशन मिले हैं मुझे सारी चीजों को लेकर। तो मुझे लगा यार यहाँ भी मैं झंडे गाड़ सकता हूँ। और ऐसे में वो कमरे की चाबी मेरे पास आ गई कि यार कुणाल, रोज आपको आना है और शाम को कमरा खोलना है, मीटिंग का कमरा खोलना है। और वहाँ पे बाहर भी स्पेस होती थी, तो हम लोगों की मीटिंग बाहर ही होती है। बाहर बड़ा सा शेड है, उसमें मीटिंग होती है। बारिश के टाइम पे कमरे में कर देते हैं इसको। और वहाँ पे हुई ये चीजें चालू, और वहाँ जाना और अपने होप ग्रुप, मतलब मेरा होम ग्रुप जो होप ग्रुप इंदौर है, वहाँ का उसका सारी व्यवस्थाएं करना, उसका लिटरेचर सब लगाना, चेयर्स वगैरह जमाना। और मुझे ये लगता था कि हर चीज मेरी परफेक्ट हो ना, ताकि अगर कोई आए और पूछे कि यार ये किसने जमाया आज का मीटिंग रूम, तो लोगों को बोलना चाहिए कुणाल ने जमाया। मतलब कहीं ना कहीं वहां भी अपने झंडे गाड़ने की वो इच्छाएं मेरे अंदर भरपूर थी। सेल्फ सेंटर्ड जो बिहेवियर था, ये वही पुराना वाला बिहेवियर था जहां मैं अपनी इमेज को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा था जब मैं शराब पी रहा था। और जब शराब मेरे जीवन में नहीं आई थी, तभी वाला बिहेवियर ये वापस आ गया था मेरा। ये चीजें चलती रही काफी लंबे टाइम तक। बट एक चीज रहा कि उस टाइम पता नहीं क्या चमत्कार मेरे साथ वो हुआ था कि मुझे जैसा बोला गया मैंने वैसा किया। मैंने दिमाग नहीं लगाया, ईमानदारी नहीं आई थी अंदर कुछ। वो मीटिंग के लिए अंदर भी बैठ के जज करना कि यार अच्छा ये तो क्रॉस लेग करके बैठा ना, तो ये तो इसका बिहेवियर जो दिख रहा है ना, वो बिल्कुल ईगोस्टिक टाइप का दिख रहा है, ग्रैंडियोस बिहेवियर। यार ये क्या ही चलेगा यार, ये तो अभी तो इसने परसों ही तो दारू पी थी यार, ये फिर आ गया यहाँ पे अभी भी धक्के मार रहा और बोल रहा मैंने दारू नहीं पी। कब ईमानदार बनेगा ये इंसान? और ये मेरी सोच होती थी, ये मैं अपने बाजू वाले से बोलता था। ये जरूर पता था कि शराब से दूर होने के लिए मुझे ईमानदारी की आवश्यकता है, लेकिन वो दूसरों के लिए, मेरे लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, है ना। ईमानदार की आवश्यकता मेरे लिए कैसी हो गई थी कि यार मैंने अगर पी है तो मैं खुला बता दूं, मैंने नहीं पी है तो मैं ना बताऊं। मतलब मैं ये भी बता दूं कि मैंने नहीं पी है ना, मेरे से गलती हुई है तो मैं बता दूं, बस ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं। खुद के साथ ईमानदारी कैसे बढ़ती जाती है और उस ईमानदारी को संपूर्ण ईमानदारी में कैसे बदला जाता है, लगातार कैसे उस चीज को कठोर ईमानदारी में बदला जाता है, इस बारे में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और दोस्तों, यहाँ से दौर चालू हुआ जब मुझे पहली बार सर्विस में आने का मौका मिला। अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस में तो मैं था, कोई वर्कशॉप हुआ तो वहां पे कुछ काम दे दिया, ये सारी चीजें कर दी, मीटिंग प्लेस पे जाना, चेयर्स जमाना, चाय कॉफी डिस्ट्रीब्यूट करना, लिटरेचर जमाना, ये सारी चीजें तो मैं करता था। स्ट्रक्चर्ड सर्विस का जो काम मुझे मिला वो बेसिकली ऑनलाइन मीटिंग से मिला। हालांकि
हम लोग इसको स्ट्रक्चर सर्विस का पार्ट नहीं मानते हैं, लेकिन अपने आप में एक ग्रुप जैसे देवभूमि ऑनलाइन ग्रुप है, इसमें सभी होस्ट को होस्ट जितने भी हैं सारी चीजों को अरेंज करना। हर आदमी के पास अलग अलग काम होता है। एक बंदा स्पीकर से बात करता है, एक मीटिंग मैसेज डेवलप करते हैं, लिंक को शेयर करना, मीटिंग होस्ट करना, लिटरेचर पढ़ना, हर किसी के पास काम रहता है। और वही काम मेरे पास भी आया। मेरा इंटर ग्रुप जब लॉन्च हुआ था उसके बाद उनका ऑनलाइन मीटिंग चालू हुआ था, तो वो ऑनलाइन मीटिंग होस्ट का मेरे पास काम आया और वहां से मानो तो चीजों में बदलाव शुरू हुआ। स्पीकर शेयरिंग्स होती थी, बड़े बड़े ओल्ड टाइमर्स आते थे जिनके नाम मैंने बस सुने थे या जिनकी ऑडियो शेयरिंग सुनी थी, उनसे बात करने का मौका मिला, सारी चीजें हुई। और वहां पे एक चीज मुझे समझ में आई कि यार अगर मैं दिखावा करता रहूंगा, जो कि मैं कर रहा था, तो ये जो बातें बोली जाती है ना, ये कोई काम में नहीं आई। मुझे सबसे पहले अपने आप को स्वीकारना पड़ेगा। वो संपूर्ण ईमानदारी का जो पहला कदम है वो है खुद को एज इट इज एक्सेप्ट करना, सेल्फ ऑनेस्टी पे लेके आना, अपने आप को ईमानदारी से स्वीकार करना कि मैं हूं कितना बड़ा राक्षस, ये तो मैं पहले स्वीकार करूं यार। मैं कितना बड़ा झोलर हूं, मेरे दिमाग में क्या क्या झोल चलते रहते हैं, वो तो मैं पहले स्वीकार करूं, उसके बाद तो मैं बाकी चीजों में आगे आऊंगा यार। और जब ये चीज समझ में आई तो ये बहुत क्लियरली समझ में आया कि यार मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, मुझे अपने आप को स्वीकार करना है और उसके लिए मुझे मदद की भी आवश्यकता होगी। और फिर वो ईगो मेरा खड़ा हो गया पास में आके, बोले कुणाल पागल है कि ट्रीटमेंट सेंटर में काम करता है, तेरे को स्पॉन्सर की जरूरत है क्या? काउंसलर है तो सही तेरे पास, पूछ ले जाके उससे, बता देंगे तेरे को सारी चीजें। लेकिन वो बाद में चीजें समझ में आई, वहां पे बहुत क्लियरली समझ में आई कि अब क्योंकि ओल्ड टाइमर से स्पॉन्सर से जब भी मैं काउंसलर से जब भी पूछता था तो वो मेरे को जवाब तो दे देते, लेकिन साथ में एक चीज बोलते थे, डिले मत कर बेटा, अब समय आ चुका है जहां तेरे को स्पॉन्सर लेने की आवश्यकता है और काम करने की आवश्यकता है। स्पॉन्सर मिले यार, ग्रेस ऑफ गॉड, वो मिले जिनको मैं जब मैं एज अ पेशेंट एडमिट था तब से जानता था। उनसे चर्चाएं चालू हुई, उनसे सारी चीजें चालू हुई और तब पहली चीज जो समझ में आई कि मेरे को खुद को स्वीकारना पड़ेगा। लंबी लंबी शेयरिंग्स उनके साथ होती थी, मैं अपने बारे में हर वो चीज बताता था, हर चीज, कुछ भी नहीं छुपाया मैंने। वहां पे जाके जो लगा, यहाँ पे मैं स्टेप वर्किंग अभी चालू नहीं हुआ था मेरा, बस हम लोग नॉर्मल जनरल चिट चैट करते हैं, जो पहला तरीका जो होता है जब हम स्पॉन्सर के साथ अपने आप को सहज बनाते हैं, तो वो उसी तरीके से उन्होंने मेरे साथ भी काम किया। और समझ में आने लगा तब यार कि सेल्फ ऑनेस्टी का मतलब क्या है, लेकिन तब तक भी वो कड़ी ईमानदारी मुझे समझ में नहीं आई। तब जाके मुझे मदद मिली लिटरेचर से, कि लिटरेचर मेरा क्या मुझे समझाना चाह रहा था। चीजें मुझे दिख तो रही थी यार कि ये कुछ तो है, लेकिन जब वो लिटरेचर उठाया तो लिटरेचर ने मुझे बताया कि बोले कुणाल, ये एक स्टैच्यू है, या ये एक ऐसा स्टैच्यू है जिसको हम रीग्रेस ऑनेस्टी कहते हैं। तो यहाँ पे कई चीजें मुझे समझ में आई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, यार कि ये कैसे काम किया। और इसमें अहम भूमिका निभाई गई टूल्स ने। यहाँ दोस्तों मेरी प्रार्थनाओं के साथ अब ईश्वर शब्द जुड़ना चालू हो गया था। ये ईश्वर की कृपा ही थी कि वो अपने आप पहले मीटिंग के ऊपर भरोसा आया और धीरे धीरे फेलोशिप के ऊपर भरोसा आया, और पता नहीं कैसे कब कैसे मेरे मुंह से वो ईश्वर और हायर पावर के ऊपर भरोसा आना चालू हुआ। और वहीं मेरे को शायद लगता है ऐसा कि वहीं से वो मेरी मदद की चालू हुई शुरुआत। यहाँ मेरी प्रार्थनाओं में अब सच्चाई थी यार। अब जो नजरें झुक रही थी मेरी, वो रिस्पेक्ट के साथ झुक रही थी यार, वो अब किसी को दिखावा नहीं करती थी। अब मुझे अपने आप में बदलाव करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करना था यार, कि यार कैसे बढ़ूंगा, कैसे करूंगा चीजों को लेकर यार। सो आज जो मुझे समझ में आया, उस टाइम जो मुझे समझ में आया, और आज भी जिस चीज को मैं समझता हूँ यार, कि मेरे लिए रीग्रेस ऑनेस्टी का मतलब सिंपल यह है कि मैं अपने आप को सबसे पहले स्वीकार करूं, जैसा भी मैं था, जैसा भी मैं हूं और जैसा मैं अभी सोच रहा हूं, उस तौर पर मैं अपने आप को स्वीकार करूं। और उस स्वीकार करने के बाद उसमें दिखने वाले चारित्रिक दोषों को बदलने का प्रयास करूं, मतलब अपने आप को बदलने के लिए मैं तैयार हूं और उसको बदलने के लिए फिर एक्शन लेके आऊं। ये मेरी रीग्रेस ऑनेस्टी है, ये मेरे अपने मायने हैं रीग्रेस ऑनेस्टी के। तब जाके चीजें मुझे समझ में आ रही है, और ये बड़ा क्लियरली लिखा है
लिटरेचर का ही पार्ट है जो हमारा 12 एंड 12 है, उसका जो स्टेप 1 का आई थिंक आखिरी वाला पेज है, वहां पे शायद ये कुछ लिखा हुआ है कि यार कौन ऐसा शराबी होगा जो सख्त ईमानदारी की बात करना चाहेगा, कौन ऐसा होगा जो हायर पावर को अपनी सारी चीजें छोड़ने की बात करेगा या उसके बारे में सोचेगा। तो ये जो चीजें उन्होंने बहुत क्लियर लिखी है ना कि कौन सा शराबी ऐसा होगा जो अपनी गलतियां कबूल करेगा और अपनी हानि के लिए भरपाई करेगा, ऐसा कौन सा संपूर्ण ईमानदार वाला शराबी होगा और कौन बनना चाहेगा। तो ये मुझे समझ में आ रहा है वहां से। लेकिन एक जो सबसे कठोर लाइन उन्होंने उस लाइन में लिखी है ना यार कि बॉस, इन बातों में मेरी जब तक दिलचस्पी नहीं होगी जब तक कि मैं मरने की कगार पर पहुंच जाऊंगा और ये करना मेरे लिए मजबूरी बन जाएगी कि मुझे करना ही पड़ेगा। अभी तक अल्कोहलिक एनोनिमस ने कहीं भी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया कि कुणाल तुझे ये करना पड़ेगा, लेकिन 12 एंड 12 में बहुत साफ साफ किया गया है। अगर एक शराबी अपने जीवन में 12 कदमों का इस्तेमाल नहीं करता है तो वो स्वयं के मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर करता है। बहुत क्लियर लिखा हुआ है, 12 कदम 12 परंपराएं, पेज नंबर 174। तो ये मुझे समझना पड़ेगा भाई साहब कि ये मजबूरन नहीं है यार। मजबूरन तो वो था जो मैं जीवन जी रहा था, मजबूरन तो वो था जो मैं शराब पी पी के अपने आप को मार रहा था, वो मजबूरी थी मेरी। ये मजबूरी नहीं है मेरी यार, ये तो जीवन जीने का डिजाइन फॉर लिविंग प्रोग्राम है यार। ये तो जीवन जीने का तरीका, और यही तो वो तरीका है जो मैं ढूंढ रहा था। वो 17 महीने के ड्रैगन पीरियड में फ्री हैप्पी जॉयस लाइफ, वो लाइफ कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, मुझे कहाँ मिलेगी यार। तो वो सिंपल सा उन्होंने बोला कि भाई उंगली पकड़कर अगर चलता रहेगा, स्पॉन्सर की, फेलोशिप की, मीटिंग की, लिटरेचर की, सर्विस की, तो जाके हर एक चीज मिल जाए। मतलब कुल मिला के कि जब मैं इन सारी चीजों के लिए अपने अंदर ईमानदारी लाता हूँ, मतलब अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ईमानदारी लाता हूँ, तब जाके ये चीजें मुझे मिलती हैं। हर क्षेत्र मतलब वो मेरा काम करने की जगह होगी, मेरे माँ बाप जिनके साथ आज मैं रहता हूँ वहां पे वो जगह होगी, मेरी कॉलोनी जिसमें मैं रहता हूँ उनके लोगों के साथ वो होगी ईमानदारी, सड़क पर जब मैं चलता हूँ तब वो ईमानदारी होगी, मैं अपने वर्क प्लेस पर जब जाता हूँ, मेरे क्लाइंट से जब मैं बात करता हूँ तब वो ईमानदारी होगी। वही लोग जब वहां से बाहर निकल के कमरों में पहुंचते हैं तो उनके साथ जो ईमानदारी रहती है एज अ फेलो मेंबर की, एज अ फेलोशिप की, वो ईमानदारी होगी। मैं अगर रुपए पैसे का कोई डील करता हूँ या किसी भी तरह की कोई भी चीज करता हूँ तो क्या मैं उसके बारे में वो ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी रखता हूँ? ये हर जगह आज वो ईमानदारी है। आज परिस्थितियों के हिसाब से मोहताज नहीं है चीजें। वो जो लाइन बोली जाती है ना, रिग्रेस ऑनेस्टी इन ऑल माय अफेयर्स, हमारा जो ये कैसे असर करता वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जो अभी पढ़ा भी गया था मीटिंग शुरुआत में, उसने बहुत क्लियरली लिखा है। हमने शायद ही किसी व्यक्ति को असफल होते हुए देखा होगा जिसने हमारा रास्ता अपनाया। ऐसे लोग ठीक नहीं हो पाते जो इस कार्यक्रम को पूरी तरह से अपना नहीं पाते और उसके प्रति खुद को समर्पित नहीं कर पाते। इनमें उनकी कोई गलती नहीं, वे जन्म से ही इस प्रकार के होते हैं, वे स्वयं के प्रति ईमानदार होने के असमर्थ होते हैं। और ये वो कदम है, ये वो जीवन है जिसमें सिर्फ एक ही शर्त है, वो है पूरी ईमानदारी, संपूर्ण ईमानदारी, रिग्रेस ईमानदारी, है ना? तभी ये चीजें मेरे साथ हो पाएंगी, उसके बिना नहीं हो पाएंगे। और बड़ा इसका एक अच्छा सा वाक्य भी मेरे को एक जस्ट याद आया। इंग्लिश में इसको लिखा गया है, रेयरली वी हैव सीन अ पीपल, और जो पहली लाइन है ना कि हमने शायद ही ऐसे लोगों को देखा होगा, रियरली वी हैव सीन द पीपल, और ये लाइन के और ये बिग बुक लिखे जाने के कुछ 20 या 25 सालों बाद आई थिंक ये डिटेल मैंने शायद लैंग्वेज ऑफ हार्ट्स में पढ़ा था, और उसमें बिल साहब से जब ये सवाल पूछा गया था कि कोई एक शब्द जो आप बदलना चाहेंगे इस किताब में, तो उन्होंने बोला था कि यार वो चैप्टर नंबर 5 में जो मैंने ये जो लिखा है ना, रेयरली वर्ड, इसको मैं बदल के नेवर करना चाहता हूँ। नेवर वी हैव सीन द पीपल, मैंने कभी नहीं देखा ऐसे लोगों को जो इस तरह से कार्यक्रम पर चलकर असफल हुए हैं, और इसकी वजह थी रिग्रेस ऑनेस्टी। ये मुझे लाना पड़ेगा यार बॉस। और दुर्भाग्यवश किसी दुकान पे, मार्केट में, या किसी
और जगह पे नहीं मिलेगी। ये मेरे अंदर ही, मेरी गहराइयों में मैंने इसको दफन कर दिया है। झूठ, फरेब, मक्कारी, दारू, सारी गलत व्यवहार, सारे चारित्रिक दोषों को मिलाकर इसके ऊपर वो बनाकर कब्र की मिट्टी भर दी है मैंने। और इतनी सख्त मिट्टी हो चुकी है कि मुझे उसे लगातार खोदते रहना पड़ेगा, बार बार उसको मेरे को डिगिंग करना पड़ेगा यार, तब जाके वो चीजें होंगी यार, तब जाके मेरे अंदर ये चीजें आएंगी, तब जाके मैं समझ पाऊंगा कि वो कठोर या संपूर्ण ईमानदारी एक दिन के हिसाब से मुझे जीवन के सारे क्षेत्रों में किस तरह से अप्लाई करनी है। आपका जो आपने एक बड़ा सुंदर सा फ्लायर अभी स्क्रीन पर दिख रहा है मुझे, मेरा बड़ा सा नाम लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं थी, थैंक यू। और इसके सबसे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, स्वयं के प्रति ईमानदार रहना। हम लोग जो मेंडलियन हमको मिलते हैं, जो टोकन्स हमको मिलते हैं, सोवराइटी टोकन जो हम लोगों को दिए जाते हैं, उसमें पीछे ये लाइन लिखी रहती है, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। इस लाइन का मतलब जब मैंने मेरे स्पॉन्सर से पूछा तो उन्होंने उसके पीछे की एक स्टोरी बताई मुझे। सिस्टर इग्निशिया, जो हमारी एंजल ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम से जिनको जाना जाता है, उन्होंने ये परंपरा चालू की थी कि वो हर एक शराबी को, जो ये 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, साल भर और उससे आगे पूरा करते थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और दूसरे शराबियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए एक पदक उनके हाथ में देती थी। और वो पदक लेने के साथ साथ वो शपथ लेते थे कि यार मैं आज इस पदक को लेके अपने हाथ में लेके शपथ लेता हूं कि मैं अब से स्वयं के प्रति ईमानदार रहूंगा। टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, ये है मेरा जीवन का असली सत्य यार। यही तो है वो रीग्रेस ऑनेस्टी, यही तो है वो संपूर्ण ईमानदारी। कि अब मुझे ये नहीं सोचना है कि कुणाल केवल रुपए पैसे की चीजों में ही तेरे को ईमानदार रहना है, या मैं अगर स्पॉन्सर से बात कर रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ, तो ही मुझे ईमानदार रहना है, मैं बाकी हर चीज किसी को ना बताऊं। भाई बचा क्या है मेरे जीवन में ऐसा, लेकिन कितना ब्लेस्ड हूँ, आज जो खो के आया हूँ वही मेरी जॉब है यार। वही मेरे जैसे भाई जो आज की डेट में किसी ट्रीटमेंट सेंटर में या स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं और, उनको वो मोटिवेशन देती है यार। और जो मैंने किया है उसी से वो सीखते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ये मुझे पावर दिया है हायर पावर ने यार। हम सभी को इस गिफ्ट से नवाजा यार कि मेरा जो अतीत है वो अब ट्रेजर बन चुका है, मेरा खजाना बन चुका है। और मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि अच्छा ये तो नया बच्चा आया है अभी, है ना, ये मेरी सोच है, मेरा जैसा जैसा मैं सोचता ऐसा हूँ कि मेरे को हो गए 60-70 साल हो गए, है ना। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अच्छा नया बच्चा आया ये भी, इसको तो कोई मतलब नहीं, इतना मैं क्यों बताऊं कि मैं कहाँ कहाँ बैठ के क्या क्या कांड किए, क्या सोचेगा मेरे बारे में। ये अभी अच्छा बता देता हूँ इसको, है ना? डरा देता हूँ इसको थोड़ा। फिर कहाँ गई कुणाल तेरी रीग्रेस ऑनेस्टी बात। तू जब इन चीजों के बारे में अपने हिसाब से सोच रहा है, इंसान देख के तू बात कर रहा है, तो फिर कहाँ गई तेरी रीग्रेस ऑनेस्टी, कहाँ गई तेरी संपूर्ण ईमानदारी। तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने ही मुझे सिखाया है कि भाई कोई भी हो, तू डिसाइड नहीं करेगा कि तेरी शेयरिंग सुनकर या तेरी आप बीती सुनकर किसी को फायदा होगा कि नहीं होगा, या तू कौन सी बात करेगा और किसी को फायदा मिलेगा। फिर आप लोगों ने मुझे और बताया कि भाई तू होता कौन है किसी को फायदा पहुंचाने वाला। जब तू, तेरे जैसा इंसान, तू खुद को फायदा नहीं पहुंचा पाया कुणाल, तो तू कहाँ लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है भाई। आज जरा सा स्टेबल हो गया, जरा सा चलने लग गया, 2-3 लोग तेरे को पूछ फर्क कर लेते हैं, एक अच्छा खासा ग्रुप बन गया तेरा, तो तू चढ़ गया पेड़ पे बिल्कुल जाके कि मैं खुदा बाकी सब। ये चीजें मुझे वापस से एहसास दिलाती है कि कहाँ गई तेरी रीग्रेस ऑनेस्टी। क्या ये है तेरी रीग्रेस ऑनेस्टी? नहीं भाई। यहाँ मुझे मेरी प्रार्थना मदद करती है कि स्वीकार कर उन चीजों को। तो यहाँ पे मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा जो ये जीवन है वो कृपा है हायर पावर की, मेरे परिवार की, मेरी फेलोशिप की, मेरे होप ग्रुप इंदौर की, आप सब लोगों की मदद की, उसकी वजह से ये जीवन मुझे मिला है। और ये जीवन मेरा तभी बचा रहेगा जब मैं अपनी बीमारी को हर रोज याद करूंगा, उसे मौका नहीं दूंगा कि मैं उसे एहसास दिलाऊं कि भाई कुणाल भूल गया बीमारी को, ताकि वो तुरंत खुदक के मेरे दिमाग में बैठ जाए।
तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने मुझे समझाया शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन वो केयरिंग के बीच में एक बड़ा सा लिखा हुआ है सेल्फ केयरिंग, ब्रैकेट में इंडिविजुअल वर्ड में लिखा हुआ है शेयरिंग इज सेल्फ केयरिंग। तो कुणाल, तेरी शेयरिंग सबसे पहले तेरी मदद करती है, और उसके बाद अगर तेरे अंदर सेल्फ ऑनेस्टी है, तेरे अंदर संपूर्ण ईमानदारी, रिग्रेस ऑनेस्टी है, तब जाके वो किसी और की मदद करती है। लेकिन सबसे पहले तेरी खुद की जान बचाने का वो काम करती है। तो भाई तू अपनी बचा ले पहले। ये कोई ऐसा वो नहीं है, ये कई बार मेरे खुद के साथ हो जाते हैं झगड़े, और मैं कई बार खुद को गाली बक देता हूँ। कई बार जब मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसा आगे पीछे जाने लगता है ना, तो मैं खुद को 3-4 तगड़ी वाली गालियां दे देता हूँ, सुधर जाता हूँ। इस टाइप की बातें मैं खुद के साथ करने लग जाता हूँ। तो ये अंतर्द्वंद चलते रहते हैं, क्योंकि मेरा वो ईगोस्टिक कुणाल तो आज भी बैठा हुआ है ना मेरा। कभी भी उछल के खड़ा हो जाता, कुणाल 1,17,000 रुपए 2013 में तेरी पगार गिरती थी रोज, अभी तू कितना कमा रहा है? और यहाँ मैं 5-10 मिनट के लिए भटकता हूँ, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड वो प्रेयर की, सेरेनिटी प्रेयर की इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस आप लोगों ने मुझे करवाई है कि बिना मेरे सोचे वो दिमाग में अपने आप चालू हो जाती है, और तुरंत मैं जमीन पर आ जाता हूँ, तुरंत एक्शन पे काम करता हूँ। कुणाल, ईगो बड़ा, मतलब कहीं ना कहीं मेरी मटेरियलिस्टिक डिमांड्स बढ़ रही है, तभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि सैलरी कम है, तभी मेरे दिमाग में पुरानी बातें याद आ रही है कि तेरी सैलरी इतनी थी, इसकी वजह से इतना कम। तो ये सारी चीजें जब मैं करता हूँ एक दिन के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और यही तो मेरे प्रोग्राम ने मुझे बताया यार, मेरा सुंदर सा जो कार्यक्रम आप लोगों ने मुझे दिया है यार, उस तरीके से चलता हूँ तभी तो ये मेरी रिकवरी होगी है। पहले कदम में जब ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूँ कि भाई तू बड़ी शराब, तू भगवान, तू होगी दुश्मन जो भी है, मेरा भगवान तू नहीं है, अब मैं तेरे से लड़ नहीं सकता, और मैं घुटनों पे बैठ जाता हूँ और हायर पावर के सामने पूरा लेट जाता हूँ नीचे कि भैया यही मेरी औकात है, अब मुझे संभाल लो। तो वो चलाती है अपने हिसाब से। चौथे कदम की इन्वेंटरी लेने का प्रयास करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, छोड़ता नहीं कुछ। अपनी आज रोज रात की इन्वेंटरी लेता हूँ यार, तब जाके तो चीजें समझ में आती है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो कुल मिला के एक चीज मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ गई, भाई दारू जब मेरी रोज की थी, मेरी बीमारी को मैं रोज पाल रहा था, तो मुझे इलाज भी तो रोज का ही चाहिए, मतलब मेरे को हर रोज की ईमानदारी चाहिए। ऑनेस्टी, वो भी वन डे एट ए टाइम इक्वल्स टू रिगरस ऑनेस्टी, कठोर ईमानदारी। एक पल भी नहीं छोड़ना है ऐसा जिसमें मेरे दिमाग में कोई बेईमान वजह आ पाए या कुछ चीजें आ पाए। वो एक जो ये शाहरुख खान का एक डायलॉग है यार, वो बड़ा वैसा बोलता है हाथ फैला के कि अगर वो किसी भी चीज को हम शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करती है। तो ये सिंपल सी कहानी है यार, जब मैं अपने आप को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ तो पूरी शिद्दत मुझे सामने रिकवरी से मुझे मिलाने का प्रयास करती है। कोई मेरे को रोक नहीं सकता रिकवरी में चलने में, फ्री हैप्पी जॉयस रखने में। पर जरूरत है कि वो जो मेरे को ईमानदारी के कदम बताए गए ना, कि यार पहले खुद से ईमानदारी लाऊं मैं, पहले खुद को तो स्वीकार करूं भाई, फिर स्वीकार करने के बाद खुद को आइडेंटिफाई करूं, अवेयरनेस को लाऊं खुद के बारे में, और उसके बाद वो हर जगह ईमानदारी लाने का प्रयास करूंगा। पिछले ऑलमोस्ट पिछले तो क्या बोलूंगा, हाँ 3-4 महीनों से करियर लाइनअप थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, पहले भी चल रहा था, मैं स्टेबल नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन तकलीफदायक भी नहीं है। अब स्टेबिलिटी की मायने भी मेरे पास समय समय पर बदलते रहते हैं। तो कुछ जगह ऐसी हुई, चूंकि हर जगह के मैं कहीं किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों की मदद से, प्रोग्राम की मदद से कुछ प्रिंसिपल्स लाइफ में बनाए हुए हैं। आज खुश हूं क्योंकि उन प्रिंसिपल्स पे चल पाता हूँ, उन प्रिंसिपल्स के लिए ईमानदारी बरतता हूँ, और इसकी वजह से कई बार अलग अलग टाइप की चीजें सुनने को आती हैं, पर ठीक है वो चलेगा। और ऐसा ही कुछ दौर मेरे साथ हुआ जब मैं एक चीज में जाके उलझा, एक बड़े सेटअप में काम कर रहा था यार, वहां पे वो प्रिंसिपल्स पे मैं नहीं चल पा रहा था, वहां पे जाकर बड़ी तकलीफ हो रही थी अंदर से। रोज ऐसा लग रहा था कि मैं आत्मा के टुकड़े कर रहा हूँ, रोज अपनी आत्मा को छलनी करने का काम कर रहा हूँ। और एक ओल्ड टाइमर से जब डिस्कस हुआ तो उन्होंने बोला, कुणाल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैंने कहा सर प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। और उन्होंने पलट के जवाब, बोले तू कब से सोचने लग गया लोगों। मैंने कहा पता नहीं क्यों इस बार सोचने लगा रहा। बोले मत सोच,
बोले ये जो चीज तेरे अंदर फीलिंग आ रही है, जो अनकंफर्ट आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसी वजह से आ रहा है कि अब तेरी वो जो रिग्रेस ऑनेस्टी थी वो शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। तूने अब उसको जबरदस्ती पकड़ रखा है अपने पास, जबकि वो तू तेरा दूसरा कुनाल उसको दूर भेज रहा है। तो ये समझ में आया वहां पे कि भाई मेरे लिए क्या जरूरत है, मेरे जैसा बेवड़ा जिसने प्रिंसिपल्स के पी को तहस नहस करके छोड़ दिया था यार, अपने जीवन के सारे उद्देश्य, जीवन के खुद के मॉरल एथिक्स तक में छोड़ दिए थे सारे। अब आज अगर आप लोगों की मदद से, प्रोग्राम की मदद से वो चीजें मेरे जीवन में आई हैं और उसको मुझे संभाल के रखने के लिए वो संपूर्ण ईमानदारी रखनी है ना, ये दूर करने वाली तो बात ही नहीं होती है, तो वो संपूर्ण ईमानदारी रखनी है, तभी तो ये प्रिंसिपल्स मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आज दिन भर काम करता हूँ, जो भी लगता है ऐसा लगता है कि ब्लेस्ड हूँ यार। जो 3 प्रिंसिपल्स हर बार मैं अपनी शेयरिंग में बताता हूँ और मुझे भी बताया गया है, हर बार बताया गया है कि 3 तरीके होते हैं जहाँ पर मैं प्रोग्राम को अपना दैनिक जीवन में अप्लाई करता हूँ। जो 3 बिल डब्ल्यू साहब ने हम सभी को बताया कि यार आज के दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना मतलब ट्रस्ट गॉड, आज के दिन किसी को आहत न करना मतलब क्लीन योर हाउस, और आज के दिन किसी एक की मदद करना मतलब हेल्प अदर्स, जो हमारा स्लोगन है ट्रस्ट गॉड, क्लीन योर हाउस एंड हेल्प अदर्स, उस पर चलने का प्रयास करता हूँ ताकि अपने अंदर की वो जो ईमानदारी है उसको कठोर ईमानदारी बना पाऊँ। दिन के दिन जैसे जैसे मेरे सोबराइटी के दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे मेरी बीमारी भी बड़ी होती है, तो यहाँ पे उस बीमारी को दूर रखने के लिए मुझे मेरी ईमानदारी को भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा, वो संपूर्ण ईमानदारी लानी पड़ेगी यार मुझे, नो डाउट, विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, सारी चीजों के साथ, हम्बलनेस के साथ, तब जाके वो चीजें मेरे लिए काम करेंगी। रिग्रेस ऑनेस्टी का ये मतलब नहीं है दोस्तों कि यार मैं ऑनेस्टी के नाम पर किसी की भी कुछ भी बात कर लूं, किसी को भी आहत कर दूं, किसी का भी दिल दुखा दूं। शब्दों की संयमता का मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, और यही वो रिग्रेस ऑनेस्टी है जो मेरी हायर पावर के साथ आती है। इसके कोई पैमाने नहीं है दोस्तों कि यार ये 4 फीट होगी, 10 फीट होगी या 20 फीट होगी। ये जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा मैं मेरी हायर पावर के कॉन्शियस कांटेक्ट में क्लोज आता जाऊंगा। मैं अपनी और गलतियों को जानने समझने की पहचान करूंगा। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक पीयर पे शेयर किया था और पता नहीं उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब वो ऐसा लगा कुछ कमी रह गई अंदर से, कुछ चीजें अटक गई थी मेरे को, और मैंने वो शेयरिंग ओल्ड टाइमर को भेजी और उन्होंने सिंपल सुनते से बोल दिया, भाई तू इन्वेंट्री पे ध्यान नहीं दे रहा। मैंने कहा शायद हो सकता है, बोले शायद नहीं बेटा हो रहा है, चेक कर वापस। तो उनको जब चेक किया और उनसे जब अगले दिन बात की कि नहीं यार ये हुआ है, तो बोले ठीक है करो, इस पर रेक्टिफाई करो। तो ये जो जज्बा आया ना अंदर कि अपने आप को मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ और एक्सप्लोर करने का प्रयास करता हूँ, वो यूनिवर्सल सर्च पे जाता हूँ यार। आज रुकता नहीं हूँ। स्पॉन्सर, ओल्ड टाइमर्स, फेलो मेंबर्स, न्यू कमर्स, लिटरेचर, जो मदद मिलती है, जहां से मदद मिलती है, अगर किसी स्पिरिचुअल ग्रुप से मदद मिलती है तो वहां से मदद लेता हूँ यार। लेकिन अपने आप को वो एक्सप्लोर करता हूँ और ज्यादा अपने आप को और जानने का प्रयास करता हूँ कि कहाँ अटक रहा हूँ। और हर जगह एक ही चीज समझ में आती है कि जब जब अटकता हूँ, ठीक है उसके रूप अलग अलग होते हैं लेकिन उसके पीछे चीज एक ही होती है और वो होती है रिग्रेस ऑनेस्टी। मेरे हर चीज के पीछे, अटकने के पीछे सिर्फ एक ही कहानी है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी रिग्रेस ऑनेस्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ, वो पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ उसको नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये मेरे अपने विचार थे पूरी तरह से रिग्रेस ऑनेस्टी के बारे में। माफी चाहूंगा 5 मिनट का ज्यादा समय ले लिया, और पुनः एक बार माफी चाहूंगा अगर किसी को कुछ आहत हुई हो बात। बड़ा छोटा सा जर्नी रही है मेरी, और जो आप लोगों की मदद से जो लिटरेचर की थोड़ी बहुत जानकारी मेरे अंदर है उसको लेके जो मैं अपने अनुभव शेयर कर पाया, और आप सभी ने उस चीज को सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।